नमस्कार। आप सुन रहे हैं किताब घर और मैं हूं अरिसुदन। किताब घर में हम बात करते हैं हिंदी किताबों पर, नई पुरानी हर तरह की, चाहे कल्पना हो, इतिहास, कविता, कहानी या व्यंग्य। हर शनिवार हम एक लाइव सेशन करते हैं, आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। लिंक यहीं नोट्स में दिया हुआ है। आज के अंक में एक वार्ता शरद कोकास जी के साथ उनकी चयनित कविताओं पर। तो चलिए सुनते हैं किताब घर में आज की चर्चा। शरद जी नमस्कार, सुप्रभात। नमस्ते अरिसुदन जी, नमस्ते सुप्रिया, नमस्ते। मुझे लगता है इस तरह की कविताएं पढ़ने और सुनने के बाद जो मन में, मस्तिष्क में, शरीर में जिस तरह की हलचल होती है ना, मेरे विचार में वो ही कई सारे रोगों का निदान भी कर सकती है। बिल्कुल, बहुत अच्छे हार्मोन्स इसमें बहते हैं। वैज्ञानिक चीज मैं बता रहा हूँ कि वो संचार होता है, तो उससे काफी चीजें नियंत्रित होती हैं। साइकोलॉजिकली और बायोलॉजिकली बहुत चेंजेस आते हैं बॉडी में। बिल्कुल। और आपने विज्ञान की बात की शरद जी, और आपका परिचय तो खैर जो भी कहें कम है, लेकिन मुझे आपका वो अच्छा लगता है कि वैज्ञानिक चेतना के कवि जो आपको कहते हैं, मेरे विचार में वो सबसे अच्छा एक विशेषण है आपके लिए, क्योंकि इतनी सारी चीजें आपने की हैं। उससे पहले मैं सबका स्वागत करता हूं हमारे किताब घर में। आज हम चर्चा करने वाले हैं, एक तो शरद कोकास जी से बात करेंगे और उनकी किताब है नई चयनित कविताएं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ शरद जी हैं, सुप्रिया हैं, प्रज्ञा हैं। तो शुरू करते हैं। और शरद जी, जैसा मैं कह रहा था, जब मैंने आपको पहली बार सुना, और वो भी मेंजा की कृपा है कि मैंने आपको सुना, तो मैं अवाक रह गया। क्योंकि हिंदी में तो सब लोग, काफी लोग बात करते हैं और अच्छी बातें करते हैं, लेकिन हिंदी में विज्ञान, पुरातत्व, इतिहास, इतनी सारी चीजें जोड़कर और उसको इतने अच्छे तरीके से बता पाना, मैंने तो कभी किसी को करते नहीं देखा। और उसके बाद से मैं तो कहता हूं कि जो मन मशीन आपका कार्यक्रम है, वो मेरा सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है मेंजा पर, इतने सारे सर्कल्स के बीच में। और उसको कई बार मैं मिस करता हूं क्योंकि ऑफिस का टाइम होता है, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग हमेशा सुनता हूं। जी धन्यवाद। तो ये था मेरा, जब से मैंने आपके बारे में आपको सुना पहली बार, और तब से अब तक की यात्रा। और इस बार जब मैं सुप्रिया से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा, देखिए शरद जी का जन्मदिन है, तो सबसे पहले शरद जी, आपको जन्मदिन तो कल था, लेकिन जन्म सप्ताह की शुभकामनाएं वो आज भी हम दे देते हैं। तो सुप्रिया ने सुझाव दिया कि क्यों ना उन्हीं की किताब पर चर्चा की जाए। तो हमने कहा बहुत अच्छा विचार है, तो वहीं से शुरू करते हैं। सुप्रिया, आप क्या कहेंगी इस बारे में? मैं क्या कहूँगी, सच बताऊँ, मुझे शरद सर से बात करना ही मेरे लिए थोड़ा सा अलग अनुभव है, क्योंकि इतने बड़े कवि और मैं उनसे बात कर रही हूँ, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं बड़ी साधारण सी लड़की हूँ, तो नहीं बता सकती। अभी पिछले दिनों मैंने किताब पढ़ी, और यकीनन पहली बार ही पढ़ी मैंने सर की कविताएं। मैंने नाम सुना था, मैं बहुत लोगों के वॉल पे देखती थी, पर मेरी ज़रा सी हिम्मत कम रह जाती थी। तो मैंने पिछले दिनों किताब पढ़ी। मैं सोच रही हूँ हम कविता से शुरू करते हैं इस चर्चा को सर की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत नेक विचार है ना जी। इस किताब में एक कविता है, माँ की मृत देह के पास। जो जो बढ़ रही है रात, हल्की हल्की ठंड लग रही है मुझे। तुम मजे से चादर ओढ़े सो रही हो माँ। मेरा मन कर रहा है तुम्हारी चादर में घुस कर सो जाऊं, और तुम मुझे थपकियां देकर सुलाओ जैसे बचपन में सुलाती थी। अभी अभी तुम्हें उड़ाई चादर हिली। मुझे ऐसा क्यों लगा माँ जैसे तुमने सांस ली हो। कल तुम्हें सौंपना होगा अग्नि के हवाले। आखिर तुम्हारी देह इस रूप में तो हमारे साथ नहीं रह सकती। वैसे भी तुम अपनी देह के साथ इस तरह कहाँ रही माँ। हमें चोट लगती थी, दर्द तुम्हें होता था। हमारे रोने पर आंसू तुम्हारी आंख से निकलते थे। हमारे खा लेने से पेट तुम्हारा भर जाता था, पूरी हो जाती थी तुम्हारी नींद। हमारे जी भर सो लेने से हमारी देह को सक्षम बनाकर तुम बिना देह के ही जीती रही। तुम्हारी जिस देह का कल सुबह मुझे अंतिम संस्कार करना है, वह तो केवल देह
सर ने बहुत सारी कविताएं देह को ही लेकर लिखी हैं, अलग अलग मूड में। अगर आप इस किताब में देखेंगे बहुत सारी जगह पर सर ने देह को ही एक बिंब बनाकर और इतने सारे मनोभावों से उनको भरा है। बहुत सुंदर सर, मैंने बहुत कुछ सीखा है इस किताब से। धन्यवाद। हमें प्रज्ञा जी की तरफ आना चाहिए। प्रज्ञा जी थोड़ा मुझसे पहले इस किताब को पढ़ चुकी हैं। स्वागत है प्रज्ञा जी। बहुत धन्यवाद अरिस्तन जी, सुप्रिया जी, बहुत स्वागत है। शरद जी, जन्म सप्ताह की आपको बहुत बहुत बधाई एक बार फिर। शरद जी के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि वे एक विलक्षण व्यक्तित्व हैं और हम आप जो भी उनको यहाँ इस समय अपने साथ जीते हुए जी रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। ये समझिए वैसा ही है जैसे आप जिन कवियों, जिन साहित्यकारों को हिंदी की किताबों में पढ़ते हैं और जिनके लिए आप अवाक महसूस करते हैं, उनको जीते जीते सामने सुनना। आपकी विलक्षणता, आपका जो ज्ञान है, वो एक रातों रात नहीं आया है। हमने आपके इंटरव्यूज, आपके साक्षात्कार सुने हैं जिसमें आपने बताया था कि किस प्रकार आपने 10 वर्ष का समय लिया, 8 वर्ष का समय लिया और कितना पढ़ा। उसके बाद जो थोड़ा बहुत सृजन किया मैंने, वो वर्षों की साधना के बाद किया। आपने अपनी यात्रा समय समय पर हम युवाओं को बताई है कि कितना ज्यादा संघर्ष रहा है आपके। आप एक वर्किंग पर्सन रहे हैं, आपकी नौकरी रही है बैंक में, और उसके बावजूद जो आपने अपनी नियम, अपनी जीवन शैली कैसे बनाई, कैसे अपनाई और कैसे अपना लेखन उड़ेला अपने मनोभावों के साथ, और उलीचा नहीं, उड़ेला। कहने का मतलब ये है कि एक वो होता है, मकड़ा क्या होता है, मकड़ा अपने ही भीतर की लार लेकर के अपना जाल बुनता है। तो शरद कोकास, सरीखे कवि ऐसे नहीं होते हैं। वे होते हैं, वे मधु लाते हैं, तरह तरह के पुष्पों का, तरह तरह के साहित्य का अध्ययन करके मधु लाते हैं, एकत्रित करते हैं, पराग एकत्रित करते हैं, फिर अपना मधु एक ऐसा बनाते हैं जो विभिन्न साहित्यों का एक संकलन है, उसका एक मधुपान है। तो वो मधुपान हम जैसे पाठक करते हैं, तो उसी मधुपान में वो एक हिस्सा आया है हमारे हाथ में, समकाल की आवाज, शरद कोकास की चयनित कविताएं। और यह कविता बीता हुआ दिन, इसका पाठ मैं यहाँ करती हूँ। आपकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। बहरहाल मेरा मानना है कि आपकी तारीफ से ज्यादा हमें आपको समझना है और आपसे सीखना है। तो बीता हुआ दिन। कल का जो दिन बीता बिगड़ी हुई मशीन सा, कल का जो दिन बीता बिगड़ी हुई मशीन सा था। कल कितनी प्रतीक्षा थी हवाओं में फैले गीतों की, गीतों को पकड़ते सुरों की, और नन्हे बच्चे सी मुस्कुराती जिंदगी की। कल का दिन बिगड़ी हुई मशीन सा था। कल राजाओं ने मखमली कपड़ों के नीचे मेरे और तुम्हारे, उसके और सबके दिलों की धड़कनें कांटे में फंसी मछली सी तड़पती थीं। कल राजाओं के मखमली कपड़ों के नीचे मेरे और तुम्हारे, उसके और सबके दिलों की धड़कनें कांटे में फंसी मछली सी तड़पती थीं। सचमुच प्रतीक्षा थी तुम्हारी, सचमुच प्रतीक्षा थी तुम्हारी, ओ आसमान की ओर बहती हुई हवाओं। तुम्हारी भी प्रतीक्षा थी, लेकिन कल का दिन बिगड़ी हुई मशीन सा था। कल का वो दिन आज फिर उतर आया है तुम्हारी आंखों में। आज भी तुम्हारी आंखें भेड़िए की आंखों से चमकती हुई कल का खेल खेल रही हैं। भेड़िए की आंखों से चमकती हुई कल का खेल खेल रही हैं। 1984 की कविता। इसके साथ मैं वक्तव्य को विराम देती हूँ। क्या बात है प्रज्ञा, बहुत ही सुंदर कविता। और शरद जी, ये प्रज्ञा ने जैसे बताया आखिर में 1984 की कविता है, तो आपका कविताई सफर शुरू कब से हुआ था? कविताई सफर तो मेरा स्कूल के दिनों से शुरू हो गया था, और मैंने जो पहली कविता लिखी थी वो 1972 में लिखी थी, और वो मेरे जन्मदिन पर ही लिखी थी मैंने। तो एक तरह से आप 72 से जोड़ लिए तो 50 साल तो हो गया है। तो बचपन की कविता है वो मेरी। वहां से मेरी शुरुआत हुई, और उसके बाद तो यात्रा बढ़ती रही।
फिर कॉलेज के दिनों में मैंने कुछ वो हल्की फुल्की, जो जैसे युवाओं के बीच सुनाने के लिए कविताएं होती हैं, हल्की फुल्की हास्य वाली, वो भी लिखी। लेकिन गंभीर कविताएं ही मैं लगातार लिखता रहा। और फिर तो धीरे धीरे ये यात्रा बढ़ती रही, और एक तरह से नवा दशक जिसे हम कहते हैं, तो मुझे 90 दशक के कवियों में शुमार किया जाता है। तो 80 के बाद से ही मेरी कविताएं फिर पत्रिकाओं में आने लगी, और संकलन मेरा जो आया वो 94 में मेरा पहला संकलन आया, गुनगुनी धूप में बैठकर। और उसके बाद फिर मैं कविताएं लिखता रहा लगातार। हिंदी की लोग कोई भी साहित्यिक पत्रिका हो, हंस है, कथादेश है, ज्ञानोदय है, सभी जगह मेरी कविताएं, कादम्बरी सब जगह छप गई। फिर 2005 में पहल में मेरी एक कविता आई, लंबी कविता। वो 1992 में जब बाबरी मस्जिद वाला प्रकरण हुआ था, उसके बाद मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैं पुरातत्व का छात्र था, तो मुझे लगा कि एक ऐतिहासिक इमारत गिरा दी गई। धर्म से मुझे उस समय कुछ लेना देना नहीं था, वो सब चीजें नहीं जानता था। मैं तो ये जानता था कि एक पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं हैं, आज ये एक इमारत गिरा रहे हैं, कल को पता नहीं और क्या करेंगे। तो मुझे तकलीफ हुई, क्योंकि जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं, मैं पुरातत्व का छात्र रहा हूँ उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय में, तो बड़ी मुश्किल से इन चीजों को ढूंढ कर निकालते हैं, अपना इतिहास ढूंढ कर निकालते हैं। तो मैंने एक कविता लिखनी शुरू की, पुरातत्ववेत्ता। 3 पंक्तियों में लिखी वो कविता, और उसके बाद वो पड़ी रही। फिर मैंने उसको लिखना शुरू किया, वो बढ़ते 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 वो 2002 में 20 पेज की हुई। तो ज्ञान रंजन जी जो हिंदी की बहुत प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका पहल है, पहल के संपादक हैं और बड़े महत्वपूर्ण कथाकार हैं, इलाहाबाद के जो हम लोग उस समय देखा करते थे, नामवर सिंह, जो काशीनाथ सिंह, उन सबकी पीढ़ी के। तो उन्हें मैंने वो कविता दी पढ़ने के लिए। हालांकि उसके पहले मैं 6 बार पहल में कविता भेज चुका था, और वो मेरी कविताएं वापस कर देते थे कि तुम्हारी कविता अभी पहल के स्तर की नहीं हुई है। और ये कविता जब मैं ले गया तो उन्होंने कहा कि तुमने किसी से संकल्प तो नहीं किया इसे देने का? मैंने कहा जी नहीं। बोले ये कविता पहल में छपेगी। मैंने कहा अभी कविता पूरी नहीं हुई है। और वो 20 पेज की कविता फिर धीरे 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 55 पेज तक पहुंची। 53, 54, 55 पेज में जब वो कंप्लीट हो गई तो मैंने उन्हें वो कविता दी, और फिर उन्होंने एक अलग से पुस्तक के रूप में वो कविता मेरी छापी। अलग से इन्होंने पहल का एक पुस्तिका एक निकाली। तो इस तरह से मेरी यात्रा शुरू हुई और फिर बढ़ती गई। और फिर उसके बाद 2016 में फिर दूसरा संकलन आया, हमसे तो बेहतर है रंग, 2014 में। उसके बाद फिर बीच में कुछ कहानी पुस्तिकाएं वगैरह भी आई। तो इस तरह से मेरी ये यात्रा चलती रही कविता की। तो कविता तो मैं छोड़ूंगा नहीं, गद्य भी लिख रहा हूँ, सब कुछ चल रहा है, लेकिन कविता का साथ तो रहेगा जी। मैं यहाँ एक बात याद दिलाना चाहूंगी अपने सभी श्रोताओं को, रुस्तम आपको भी, कि 2014 का जब मैं बीबीसी का लिस्ट देख रही थी बेहतरीन बुक्स का, हिंदी बुक्स का, तो उसमें हमसे तो बेहतर है रंग का नाम है। तो बीबीसी ने इस किताब को 2014 की बेहतरीन किताबों में शामिल किया था। हाँ, ये एक बात और मैं कहना चाहता था कि ये कविता संकलन 2014 में आया था, और उसके बाद फिर एक लंबी कविता देह, जो अभी सुप्रिया अभी जिस बात का जिक्र कर रही थी, मैं वो संदर्भ आ गया है तो मैं उसमें कहना चाहता हूँ कि सुप्रिया ने जिस कविता का पाठ किया, उस कविता का शीर्षक था माँ की मृतदेह के पास बैठकर। बड़ी मार्मिक कविता। वो कविता क्या है, मैं क्या कहूँ कि 8 अगस्त 2001 की वो घटना है, जब मैं भंडारा अपने शहर पहुंचा और मैंने देखा कि माँ की मृतदेह ड्राइंग रूम में रखी हुई है। तो मेरे शब्द गुम हो गए, मैं तो चुप हो गया, खामोश हो गया। मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला, मेरी आंख से एक आंसू भी नहीं निकला। मैं शॉक्ड था। मेरी माँ की उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी उस वक्त। तो मैं उनके पास बैठ गया और मैंने फिर एक कागज़ उठाया, एक कॉपी का पन्ना था और एक कलम मुझे मिल गई, और मैं माँ से बात करता रहा। पूरी रात में लिख लिख कर माँ से संवाद करता रहा कि माँ अभी अभी तुम्हें उड़ाई हुई चादर हिली है, ऐसा लगता है जैसे तुमने सांस ली हो। पंखा चल रहा था, हवा से थोड़ी सी चादर हिली तो मुझे लगा कि माँ जीवित तो नहीं है कहीं। वो सारी चीजें मैं उनकी देह से बात करता रहा, मृतदेह से। और फिर बाद में एक मित्र आए थे तो उन्हें मैंने कहा कि ये मैंने कुछ लिखा था, तो उन्होंने कहा तो ये तो अद्भुत कविताएं हैं। बोले इस तरह की कविताएं तो कभी लिखी नहीं गई। तो देह जो है वो मेरे जीवन में इस तरह से आती है कि हमारे बड़े प्रसिद्ध कवि हैं हिंदी साहित्य के, अरुण कमल जी, पटना में रहते हैं, और पटना के हमारे देश के बड़े कवि हैं, वो 8वें दशक के कवि हैं।
तो उन्होंने एक बार बहुत साल पहले कहा था कि दुनिया में जो कुछ भी घटित होता है वह इस देह पर ही घटित होता है। हवाओं को हम इस देह से महसूस कर सकते हैं, ताप को हम इस देह से महसूस कर सकते हैं, हमारी आवाज़ इसी देह से निकलती है, हमारी सांसें इसी देह से निकलती हैं, हम सांसों को इसी देह के भीतर लेते हैं, हमारी आंखें इसी देह में हैं, हम सब कुछ देखते हैं। और जैसे ये देह समाप्त हो जाती है तो हमारे लिए और दुनिया के लिए सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो फिर वो देह कहीं न कहीं कविताओं में आती गई और फिर एक लंबा आख्यान, लंबी कविता देह शीर्षक से मैंने लिखी, जो 25 पेज की कविता थी। और उसका एक अंश भी इस चयनित कविताओं, जो अभी अरिसूदन जी ने जिसका जिक्र किया, ये कविताएं न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन से आई हैं और इसमें ये इसका जिक्र है। तो अरिसूदन जी, मैं एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि जो चयनित कविताएं जो आपके हाथ में है इस समय सुप्रिया और प्रज्ञा के पास, तो इसमें कुल 52 कविताएं हैं मेरी। जैसे ताश के 52 पत्ते होते हैं उस तरह से इसमें 52 कविताएं हैं। और ताश के पत्तों में कोई भी पत्ता दूसरे पत्ते से नहीं मिलता, उसी तरह से इसमें भी कोई भी कविता दूसरी कविता से नहीं मिलती। इतना फिलहाल मैं कहना चाहूंगा, आगे और कुछ बात करें आप। तो आपने जो ताश के पत्ते वाली उपमा दी ना, मुझे बड़ी अच्छी लगी। और जब आप कह रहे थे कि सब समान नहीं होते, तो मेरे मन में अचानक से एक ख्याल आया कि उसमें एक जोकर भी होता है। हाँ, तो इन कविताओं में से अगर उस जोकर को उठाना है तो वो हाँ, कौन सी कविता होगी? हाँ, ये असल में एक मजेदार बात आपको बता रहा हूँ कि अभी जब आपने ये, चूंकि आपके द्वारा जो किताब घर में पहली बार मेरी ये किताब आई है, और जैसे ही आपने बात करना शुरू किया तो किताब मेरे हाथ में है और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, तो मुझे लगा कि ये इसमें 52 कविताएं हैं, तो ये उपमा भी अभी अभी मेरे मन में आई। और ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। शरद जी, इसका जोकर अनका ही है। आप नहीं जवाब दे पा रहे हैं, मैं देती हूँ। इस किताब का जो वह पन्ना है, अगर या तो आप उसको क्या कैसे देखें, तो अनका ही वह कविता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा, क्योंकि उस कविता के साथ जो जोक चल रहा है पिछले 5-7 वर्षों से, वो बड़ा मजेदार किस्सा है कि इस कविता का जोक कुछ इस तरह से है कि कविता, जो मेरी कविता है उसे लोग अमृता प्रीतम की कविता बता देते हैं। तो ये एक जोक है। तो बहुत सही कहा आपने प्रज्ञा, बिल्कुल संभव है ये। इसे अरिसूदन जी की बात का जवाब मैं समर्थन करता हूँ प्रज्ञा की बात का। ये बड़ा एक किस्सा है, प्रज्ञा सुनाएंगी इसे। जी बिल्कुल। आप ही के साक्षात्कारों में जैसा हमने सुना है कि यह कविता सबसे पहली बार राज्यसभा में पढ़ी गई थी, और उसके बाद मुकेश सिन्हा जी का भी इसमें जिक्र आ जाता है कि उन्होंने हाईलाइट किया था शायद कि अरे ये तो शरद कोकास जी की कविता है। और उसके बाद ये पूरा प्रकरण चला था कि ये फिर राज्यसभा के नोट्स में करेक्शन किया गया कि ये कविता जो राज्यसभा में पढ़ी गई है अमृता प्रीतम जी की नहीं, ये शरद कोकास जी की है। और फिर इस पर मैंने जब आपसे मिलना हुआ तो मैंने भी आपको बहुत रिसर्च किया इंटरनेट पर, और जितना भी आपका कथन था और सब कुछ पढ़ा यूट्यूब पे, और सब सारी जितने भी लिंक्स आपके थे उसका एक दस्तावेज भी बनाया। तो तब मैंने काफी सारी चीजें इस मैटर पे पढ़ी कि किस प्रकार जो इसमें वह अनकही कविता एक तरीके से कोई उसे मतलब हर पटल अमृता प्रीतम जी के नाम से छाप देता था, और जिसे आप फिर समझाते थे कि नहीं, यह संदर्भ है, यह कविता इस दौरान में जब वे जीवित थी उसी समय मैंने लिखी थी, और उन्होंने तो कभी क्लेम नहीं करा कि ये उनकी कविता है, तो अब आप क्यों क्लेम कर रहे हैं? तो ये बहुत मजेदार। 95 की प्रकाशित कविता है, 95 में नवभारत में, और 98 में ये हिंदी की बड़ी प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका वागर्थ है उसमें प्रकाशित हुई थी। और अमृता जी तो 2005 तक जीवित थी, मतलब अगर उनकी कविता होती तो वो क्लेम करती, और उनके कहीं पर भी साहित्य में नहीं है। लेकिन ये चूंकि उनके नाम से जो हमारा सोशल मीडिया पर भी मैं इसमें टिप्पणी करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया में जो बहुत सारी कविताएं चलती हैं, कई गुलजार के नाम से कुछ कविताएं चलती हैं, और अभी तो महादेवी वर्मा के नाम से, हरिवंश राय बच्चन के नाम से ये लोग कुछ भी लिखते हैं और उन्हें डाल देते हैं कि ये उनकी कविता है, और फिर वो चलने लगती है। और अभी अभी तो प्रेमचंद की कविता भी आ गई है, जबकि प्रेमचंद ने जीवन में कोई कविता नहीं लिखी, लेकिन उनकी कविता के नाम से आया है। तो एक तरह से ये सोशल मीडिया का जोक है ये, और उस जोक का शिकार में ही ये कविता बनी अनकही। तो बिल्कुल अरिसूदन जी
के प्रश्न का जवाब यही होगा कि वाकई में इसमें जोकर की भूमिका जो है यही कविता करती है। और लोग तो मुझसे अभी भी लड़ जाते हैं। वो इस पे करीब करीब 20 वीडियो हैं यूट्यूब पर इस कविता को लेकर, जिसमें कुछ मेरे नाम के हैं और कुछ अमृता जी के नाम से भी हैं। तो वो अभी भी चल ही रहा है वो सब कुछ मजाक। और कुछ इस किताब के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस किताब में विविध कविताएं, जो 52 कविताएं, इसमें तो अलग अलग विषय हैं और नारी विमर्श पर कविताएं हैं। स्त्रियों को लेकर मैं कुछ अलग तरह से सोचता हूँ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी जो है वो तो इसमें दिखाई देता है। हर कविता में कहीं ना कहीं रहेगा, क्योंकि मैं तथ्यगत भूले कहीं पर भी नहीं करता और जो वैज्ञानिक चेतना है वो किसी कविता में लुप्त नहीं होती। दूसरी चीज इतिहास बोध, जिसको लेकर मेरी लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता है और वो 55 पेज की 60 पेज की पुस्तिका है, लेकिन इसमें वो कविता, उस कविता का एक प्रारंभिक अंश ही मैंने दिया है। देह कविता का भी एक अंश है और इसमें विभिन्न सन 80 के बाद से लेकर तो अभी तक की जो कविताएं हैं उनका चयन इसमें ये प्रकाशन वालों ने किया है। ये मैं कहना चाहता था। कुछ और सवाल आपके मन में हो तो आप पूछिएगा। तो ये चयन, शरद जी, पहली बात तो मैंने अच्छा किया कि वो जोकर वाला सवाल पूछा और ये चयन जो है ये आपने स्वयं किया है या प्रकाशन वालों ने किया है या कई लोगों ने मिलकर किया है? ये चयन एक तरह से कई लोगों ने मिलकर किया है, क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। नासिर अहमद सिकंदर बहुत बड़े कवि हैं, एक नरेश चंद्रकर हैं और ऐसे कई लोग हैं। तो मैं कुछ भी काम करता हूं तो अपने मित्रों की सलाह जरूर लेता हूं और अब तो आप जैसे सब बहुत सारे लोग मित्र मेरे जुड़ गए हैं तो मेरा मित्रों का दायरा बढ़ गया है। तो मैं कोई भी काम अकेले नहीं करता। जब कोई भी कविता संकलन मेरा जितने भी पिछले संकलन निकले हैं तो उसमें मैंने मित्रों की सलाह ली और उन्होंने बताया कि भाई ये कविताएं तुम्हारी होनी चाहिए। और उसके बाद हम सब लोगों ने मिलकर फिर वो न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन की मांग थी, उन्होंने कहा कि हम निकालना चाहते हैं संकलन, तो फिर ये कविताएं हमने उनको भेजी। तो इस तरह से ये हम सब का सामूहिक प्रयास है। ये बहुत अच्छी बात है और जैसे मेंजा पर भी होता है ना कि हम हर रोज हर किसी से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। लेकिन एक मेरा सवाल, जैसे एक तो अच्छी बात ये भी है कि हम आपके साथ 50 साल पूरे कर रहे हैं आपकी कविताओं के इस साल, तो हमारा भी सौभाग्य है। और साथ में अगर किसी को जो आपसे बात नहीं करता है, जो केवल आपकी कविताएं पढ़ता है किताबों में, इंटरनेट पर या यूट्यूब पर सुनता है, कोई भी व्यक्ति, अगर वो शरद कोकास को जानना चाहते हैं एक व्यक्ति के रूप में, तो उनको किस क्रम में आपको पढ़ना होगा? कहां से शुरू करें वो? मैं तो एक सर्कल हूं, मैं कोई लंबी रेखा नहीं। आप मुझे कहीं से भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। शरद जी, इसका सीधा जवाब है आपका ब्लॉग। आपके 3 ब्लॉग हैं जिनका अध्ययन मैंने किया है। उन ब्लॉगों से शुरुआत हो तो आप अपने ब्लॉग्स के नाम यहाँ जरूर बताएं। जी हाँ, एक तो मेरे नाम से ही मैंने शुरू किया था, शरद कोकास नाम से एक ब्लॉग था, क्योंकि हमारे वरिष्ठ उदय प्रकाश जी, कुमार अम्बुज जी, इन लोगों ने अपने अपने नाम से ब्लॉग शुरू किए थे, तो वो ब्लॉग मैंने शुरू किया था। दूसरा ब्लॉग है मेरा आलोचक, जो हिंदी साहित्य का ही ब्लॉग है, जिसमें आलोचना और विभिन्न लोगों के लेख और मित्रों की कविताएं देते हैं। मेरे ब्लॉग में भी मित्रों की कविताएं होती हैं। फिर एक ब्लॉग है मेरा जो अंधश्रद्धा निर्मूलन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर है, उसका नाम है ना जादू ना टोना, ना जादू ना टोना। और एक ब्लॉग है मेरा जो सामयिक घटनाओं पर है, वो है पास पड़ोस। आसपास जो कुछ भी घटित होता है, रिपोर्टिंग्स हैं और कुछ चीजें जो मैं अपने मन की लिखना चाहता हूँ, मेरे संस्मरण हैं, किस्से कहानियां हैं, वो सब पास पड़ोस नाम के ब्लॉग में आते हैं। और एक ब्लॉग है मेरा पुरातत्ववेत्ता, जिसमें मैं इतिहास और पुरातत्व की बातें करता हूँ। ये 5 ब्लॉग इस तरह से मेरे चल। मुझे तो बहुत ही मजा आया अभी के एपिसोड में अरिसुदन। इट्स रियली ग्रेट एपिसोड। मुझे भी बहुत आनंद आया प्रज्ञा, और हमको एक बार फिर करना चाहिए। वैसे तो हम शरद जी को सुनते हैं मन मशीन और दूसरे कार्यक्रमों में, लेकिन केवल उन्हीं की कविताओं के बारे में और जानना, क्योंकि बहुत सारी कविताएं हैं और वो सारी ऐसी लगती हैं जैसे मैं पुरानी कविताएं भी देखता हूँ आपकी। और थैंक्स टू प्रज्ञा जिसने वो लिंक शेयर किया था कविता कोश का भी, जैसे गोरखा हो गया, नॉस्टैल्जिया हो गया, रिटायरमेंट कविता। हरिसुदन जी, एक चीज बस मैं कहना चाहता हूं, आज आप किताब घर में बातचीत से 2 चीजें मेरे दिमाग में आई। पहली तो ये कि इस संकलन में 52 कविताएं हैं, और दूसरी बात, आपसे बात करते करते पता चली कि मेरी पहली कविता को
आज पूरे 50 साल हो गए हैं। 1972 में वो 1 अक्टूबर को मैंने कविता लिखी थी, अब वो मुझे दिख गई सामने। तो ये कविता है, उसका नाम था संदेश। वो कविता मैंने अभी खोली है उसको। भारत माँ की है हम संतान, कुछ करके दिखलाएंगे, इस प्रण को हम धारण कर आगे बढ़ते जाएंगे। नमस्कार। ये थी इस हफ्ते की किताब। अगले अंक की किताब होगी महाकवि दिनकर की लिखी उर्वशी। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।